हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। कॉलोनियल एरा इन इंडिया, यह है चैप्टर 4 कक्षा 8 की सोशल साइंस की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का। यह शुरुआत करता है विलियम डिग्बी द्वारा एक कोटेशन से। विलियम डिग्बी, अगर मैं आपको इस इलस्ट्रेशन में दिखाऊं तो वो एक लेखक थे, एक पत्रकार थे और कई विषयों पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, कई सारे विषयों पर। और अगर आप इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं तो आपको ये जो इनका कोटेशन है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भारत में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थी उनको जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने लूटा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश सरकार ने, तो उसकी वजह से ब्रिटेन को काफी फायदा हुआ, लेकिन भारत और भी ज्यादा गरीब हो गया। और इनफैक्ट यहां पर मुझे एक किताब याद आती है जो मैंने पढ़ी है। यह है शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसमें शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं और पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी रह चुके हैं, उन्होंने एक साफ बात कही कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे दुनिया में कितनी भी आमदनी होती है मैन्युफैक्चरिंग से या सर्विसेज से, उसका 23%, यानी कि एक चौथाई, तकरीबन एक चौथाई हिस्सा भारत से आता था बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर। लेकिन 1947 में, यानी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाज जस्ट 3%, जस्ट 3%, यानी कि 23% से 3% तक लेकर आ गई। इतनी लूट मचाई गई जहां तक भारत के नेचुरल रिसोर्सेज और भारत के धन का सवाल है ना। आप में से कई लोगों को लगेगा, अरे सर, ये सिलेबस से बाहर की बातें क्यों बता रहे हो। मेरा ये मानना है, और अगर आप मेरे सच्चे विद्यार्थी हैं तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की किताब पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, उसमें एग्जाम में आपके 50 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे, वो सही बात है। लेकिन आगे चलकर जब आपको ग्रुप डिस्कशंस में भाग लेना पड़ेगा, आप एमबीए करना चाहेंगे, एमएस करना चाहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहेंगे किसी भी विषय में, या आप किसी चीज के लिए पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे, ये सब मुझे मालूम है क्योंकि मेरी बेटी एमबीए कर रही है। तो मुझे मालूम है कि किस तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज्यादा ज्ञान आप अपनी खोपड़ी में अभी डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप इन सभी बातों का आप फायदा उठा सकते हैं जब आप इस तरह के डेटा को प्रेजेंट करेंगे। आपका जो तर्क होगा वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, उसमें और भी ज्यादा वजन होगा। ओके, इसीलिए मैं आपको कई सारी चीजें ऐसी बताता हूं क्योंकि इससे मुझे मालूम है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। ओके, तो यहां पर जो विलियम डिग्बी ने जो कोट लिखा है उसमें कहने का मतलब यह है कि 2 सदियों से पहले बंगाल में और जितनी भी सिस्टर प्रेसिडेंसीज थी, तो उसमें जो ब्रिटेन के लोग आए, उन्होंने जो भी जो जब भी उन्होंने भूमि को देखा और लोगों को देखा, तो उन्होंने एक ही बात को सोचा कि इनको कैसे लूटा जाए, राइट। लेकिन उसके बाद के जो शासक आए, जो प्रशासक आए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने तो उसके भी 2 कदम आगे चले गए और उन्होंने और भी ज्यादा लूट मचाई। और जो लास्ट लाइन है वो सबसे प्रमुख और काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें विलियम डिग्बी कहते हैं कि अभी का जो आधुनिक इंग्लैंड है उसको भारतीय धन से ही महान बनाया गया है। आधुनिक इंग्लैंड को भारतीय धन से, जो मैंने अभी शशि थरूर के स्टैटिस्टिक की बात की, तो जब मैं आपको डेटा देता हूं तो आपको यही बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि 23% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी से 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी तक लेकर आ गए। यहां पर जब वो पहले भारत में आए थे और ये 1947 में जब वो भारत छोड़कर चले गए, राइट। सो आधुनिक इंग्लैंड को भारतीय धन से ही महान बनाया गया है। और ये बात भी कही कि ये धन हमेशा शक्ति की ताकत की वजह से और जो एक ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसके कौशल की वजह से उनसे छीना गया है। तो ये बात कही विलियम डिग्बी ने, तो काफी बड़ी बात है। ये एक पेंटिंग है जिससे कि ये दर्शाया जाता है कि किस तरह से इस तरह का प्लंडर या लूट मचाई गई। ओके,
अब आपको यहां पर कुछ प्रमुख डेट्स मिलेंगे और इस टाइमलाइन को, जो कि इन दोनों पेज पर है आपकी पुस्तक में, अपनी पुस्तक को अपने सामने खोल कर रखिए, राइट। उसमें जो कुछ प्रमुख डेट्स है उसको, उस पर नजर जरूर डालिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पेज पर ये वाला जो डेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है और इसके बारे में मैं आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनाऊंगा। तो ये 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पोर्चुगल के एक एक्सप्लोरर थे, एक नेविगेटर थे, वो पहली बारी भारत में आए और वो पहले यूरोपीय नेविगेटर थे जो कि भारत को आए थे पोर्चुगल से, वास्को डी गामा, राइट। और ये आए थे कैलिकट, जिसका कि आधुनिक अभी का नाम है कोड़िकोड, जो कि केरल के उत्तरी भाग में पड़ता है, जिसको कि मालाबार प्रांत कहा जाता है। ये था 1498 में। इस डेट को याद रखना जरूरी है, ओके। इसके बाद और भी कई सारी डेट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अरे सर, पोर्चुगल तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश भारत में कब आए? ब्रिटिश भारत में पहली बारी आए थे, हालांकि एक रिप्रेजेंटेटिव पहले भी आया था 16th सेंचुरी में, लेकिन ऑफिशियल डेट एज समबडी हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि वो कोई ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनकर जब आया था, वो हुआ था 1608 में, विलियम हॉकिंस, जिसके बारे में मैं अभी कुछ ही देर में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा, ओके। अब हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था, जब हमने मराठाओं की बात की, कि 1818 में जाकर ब्रिटिश और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ, उससे एक तरह से मराठा पूरी तरह से खत्म हो गए, उनका दबदबा खत्म हो गया। तो बिकॉज दे वर द मेजर ऑपोजिशन along with the Mughals to an extent to the British। लेकिन अब यहां पर हम थोड़े से कदम पीछे उठाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, मुगल्स तो थे, मराठास थे, चोलास थे, पल्लवास थे, वकाटकास थे, उसके पहले अशोका द ग्रेट वगैरह हमने 7th क्लास में पढ़ा है। लेकिन ये जो बाहर से जो लोग आए, वो कब से आना उनका शुरू हुआ और उससे क्या क्या बदलाव हुआ भारत में, क्योंकि फाइनली भारत को आजादी तो ब्रिटिश से मिली, राइट। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसके लिए हमें पहले बात करनी पड़ेगी कोलोनियलिज्म की। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? अब ये हो ये रहा था कि यूरोप में कई सारे देश थे जिनका कि इन टर्म्स ऑफ साइज वो काफी छोटे हैं। अगर आप यूरोप के किसी भी देश का जो पूरा साइज है देखें और उसकी तुलना भारत के किसी भी बड़े प्रांत के साथ करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, आप पाएंगे कि इनकी जो साइज है वो तो उत्तर प्रदेश से भी कम है। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन तो डेफिनेटली कम है, राइट। तो इनमें एक तरह की होड़ मची हुई थी उस समय पर कि हम एशिया और अफ्रीका में जाके अलग अलग कॉलोनीज पर कब्जा करें, ताकि वहां का जो रॉ मटेरियल है, वहां का जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको लूट ले और उसको हम अपने देश में लाएं, यहां पर हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और इसको फिर हम पूरी दुनिया में बेचें, जिससे कि हमको फायदा और मुनाफा होगा। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। राजनीतिक इंटरेस्ट क्या था? राजनीतिक इंटरेस्ट ये था कि हमारे अलग अलग कॉलोनीज होंगी पूरे विश्व में, तो इससे हमारी राजनीतिक शक्ति को और बल मिलेगा। तो वो हो गया एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक कल्चरल और रिलीजियस भी था, क्योंकि ये सारे देश कई तरीके से एक तरह से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो उनका एक और मकसद ये था कि हम क्रिश्चियनिटी को और भी अलग अलग देशों में उसको स्प्रेड करें। जैसे एशिया में आए तो यहाँ पे बुद्धिज्म है, इस्लाम है, हिंदुइज्म भारत जैसे देश में है, तो उनका मानना था कि हम क्रिश्चियनिटी को और भी, ईसाई धर्म को और भी ज्यादा फैला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह, अगर इसकी पूरी परिभाषा को देखें, its usual definition is the practice where one country takes control of another region, right? तो ये होता है कोलोनियलिज्म, कि हम दूसरे कंट्री को, दूसरे प्रांत को एक कॉलोनी के रूप में हम उस पर कब्जा करें। तो ये बात हो रही थी कॉलोनिज्म की, जहां तक यूरोप का सवाल है। एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स देयर एंड इंपोजिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। कोलोनिज्म हालांकि फर्स्ट मिलियन में भी हो रहा था, लेकिन ज्यादातर 15th सेंचुरी से इसकी और एग्रेसिव रूप से शुरुआत हुई, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो बेसिकली कोलोनिज्म का मतलब यह है कि इसमें एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण करता है, ओके, कब्जा करता है, और वहां पर बस्तियां स्थापित करता है, यानी कि कॉलोनी स्थापित करता है, और अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जितनी भी उनकी पद्धति है, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उसको उन पर थोपता है कि आप लोगों को यही काम करना होगा, क्योंकि अब आप हमारे तहत काम करते हैं, आप हमारी कॉलोनी है, आप हमारी बस्ती है, ओके।
अब यहां पर ये दूसरे थोड़े और डेट्स हैं जिस पर भी हम नजर डाल देते हैं। इसमें प्रमुख एक डेट आता है ये, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसको मेंटली नोट कर लो। और ये हुआ 100 साल 1857 की पहली आजादी की लड़ाई से, राइट। 1857 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि म्यूटिनी ऑफ 1857 या रिबेलियन ऑफ 1857 भी कहते हैं। उसके 100 साल पहले हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कोलकाता से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये हो गया द ग्रेट इंडियन रिबेलियन और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे, राइट। नाउ, तो एज ऑफ कॉलोनिज्म की जब बात करें तो ये बेसिकली यूरोप का जो एक्सपेंशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि 15th सेंचुरी से शुरुआत उसकी हुई थी, राइट। तो 15वीं शताब्दी से यूरोप के विस्तार को एक तरह से माना जाता है, और इसका असर पूरे विश्व में, मेनली एशिया और अफ्रीका में काफी हद तक देखा गया। और इसमें कौन से यूरोपियन देश थे जो कि इस होड़ में लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा बस्तियों को, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज को हम एस्टैब्लिश कर पाए। इसमें प्रमुख भूमिका निभाई इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, उसके बाद स्पेन ने, पोर्चुगल बहुत एग्रेसिव था उस समय पर, और डच भी, यानी कि नेदरलैंड्स या हॉलैंड के लोग भी, वहां पर भी शासक भी इस पर काफी आगे थे, उस काफी एक आक्रामक रुख अपनाया था। और ये कॉलोनीज खास तौर से एशिया और अफ्रीका में थे, और कुछ हद तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक के द्वीप में भी उन्होंने कुछ कुछ इलाकों पर कब्जा किया। इसके साथ साथ बेसिकली ये कैसे होता था, एक तो ये मिलिट्री कैंपेन द्वारा होता था, हालांकि भारत में वो पहले व्यापार के लिए आए थे, तो व्यापारियों के भेष में आकर उन्होंने भारत पर कब्जा किया। आपको इन सब बातों के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि तभी आपको अपने इतिहास के बारे में, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आप भविष्य के बारे में पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। तो जैसे होता है ना कि वेब सीरीज में अगर आप एपिसोड 4 में जाके देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे एपिसोड 1 2 3 में क्या हुआ। एपिसोड 1 2 3 आपका इतिहास है, तो एपिसोड 1 2 3 देखेंगे तभी आपको एपिसोड 4 के बारे में क्या हो रहा है समझ में आएगा। उसके बाद ही आप एपिसोड 5 6 7 8 को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। तो दूसरी एक प्रमुख बात ये थी कि वो कई सारे जो नेटिव पॉपुलेशन थे, कि वहां पे जो लोग रहते थे, उनको एक तरह से उन पर जुल्म ढाते थे और उनको एक तरह से गुलाम बना लेते थे। और ये काफी एक क्रूर प्रक्रिया थी कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप गुलाम की तरह रखें, उसको बिल्कुल भी कोई तनख्वाह ना दे, लेकिन उस पर यह बनता है कि वो जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा, राइट, आपका गुलाम बनकर रहेगा। तो इस तरह की काफी इनह्यूमन एक्टिविटीज भी इन कई सारे देशों के लोगों ने, शासकों ने या प्रशासकों ने की। अब क्यों ऐसा देश करते थे, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यूरोपीय देश, और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, और पूछा जाने के चांसेस भी काफी सारे हैं, तो पहला तो रहेगा कि राजनीतिक कंपटीशन था। ओके, इन राष्ट्रों के बीच में एक तरह की होड़ लगी हुई थी कि कौन कितनी सारी बस्तियों पर कब्जा कर पाएगा, उस पर एक तरह से कंट्रोल कर पाएगा। तो एक तरह का ये कंपटीशन लगा हुआ था कि कितना ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार हो सकेगा, राइट। इसके साथ साथ दूसरी बात यह थी कि इकोनॉमिक एडवांटेज, वहां का रॉ मटेरियल लाओ, यहां पर फिनिश गुड्स बनाओ और दुनिया भर में बेचो, जिससे कि आपके व्यापारियों को और भी ज्यादा फायदा होगा। नए नए मार्केट खुलेंगे, नए नए ट्रेड रूट्स खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, तो आपके फिनिश गुड्स को बेचने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। तीसरा, क्रिश्चियनिटी में यानी कि ईसाई धर्म में बदलाव करने का भी आपको मौका मिलेगा। चौथा एक और रीजन था, वो ये था साइंटिफिक इंक्वायरी का, यानी कि अगर आप अलग अलग देशों में जाकर उनका भ्रमण करते हैं, वहां पर कब्जा करते हैं, वहां पर बस्तियां बनाते हैं, तो आपको वहां के लोगों के और वहां के भूगोल के बारे में भी काफी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये चारों के चारों कारण आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो था हमारे नजरिए से, लेकिन अगर यूरोपीय देशों के नजरिए से देखें तो वो कहते थे अरे हम तो इनका भला कर रहे हैं। भला कैसे? उनका मानना था कि ये जो लोग हैं जो कॉलोनीज में है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह में है, ये काफी जाहिल लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है। ओके, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो उनको, जो एशिया, अफ्रीका वगैरह के लोगों को एक तरह से नीची नजर से देखते थे, उनको डीमोनाइज किया जाता था। डीमोनाइज का मतलब यह है कि उनके बारे में एक गलत राय बनाना और उसी गलत राय को दुनिया भर में फैलाना
और उनकी आलोचना करना, उनको कहना कि ये बहुत प्रिमिटिव है, कोई आधुनिक बात नहीं करते हैं, काफी पुरानी पुरानी बातें करते हैं, अंधविश्वासी हैं, बारबेरिक हैं, क्रूर प्रक्रियाओं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली किसी के बारे में एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाना। तो इससे उनका फायदा क्या होता था? लोगों को लगता था अरे ये लोग तो वहां जाके उनका भलाई कर रहे हैं तो उनका भलाई होगा। लेकिन कोई भी ये बात नहीं कहता था कि जब तुम लोग यहां पर मुंह उठा के आए थे, तब भारत का जीडीपी 23% था विश्व के जीडीपी का, राइट? दैट इज एक चौथाई। उसको तुमने, उस देश को तुमने अमीर देश से, जो सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, सोने की चिड़िया को तुमने एक 3% ऑफ जीडीपी करके छोड़ दिया, और तुम कहते हो कि तुमने भला किया। बिल्कुल नहीं। भारत को अंग्रेजों को पहले से ही बाहर निकालना था। काफी 200 साल उन्होंने राज किया और यहां पर सिर्फ लूट ही मचाई। जैसे कोहिनूर डायमंड है, कोहिनूर डायमंड को लूट कर अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है। भारतीय लोग वहां पर कोहिनूर को देखने के लिए वहां का म्यूजियम का टिकट खरीदकर वहां पर अपना ही हीरा देखने के लिए वहां पर जाते हैं। ये सबसे आयरॉनिक बात है, काफी अचंभे वाली बात है। एनीवे, यहां पर आप एक मैप देख रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, जिसमें कि एक यूरोपीय पावर अफ्रीका के पूरे मैप पर खड़ा है, जैसे कि उसने अफ्रीका पर पूरा कब्जा कर दिया है। और उसके हाथ में आप टेलीग्राफ की तार देख सकते हैं कि हमने इस तरह के हम आधुनिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाए हैं, लेकिन हम इसी के चलते हमने अफ्रीका पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया है। तो इससे होता ये था, द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट। हालांकि यूरोपीय देश इस तरह की बातों को फैलाना चाहते थे, लेकिन असलियत में हो क्या रहा था? जितने भी कॉलोनी से, जैसे भारत का उदाहरण ले लीजिए, भारत ने अपनी आजादी खो दी, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ यहाँ के रॉ मटेरियल को पूरी तरह से वो एक्सप्लॉइट करके वहां पर इंग्लैंड ले जाते थे। तीसरा हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो रहने की जो एक प्रक्रिया थी, उसको आप नष्ट करके दूसरी बातों को हमारे ऊपर थोपते थे। इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चरल रूल्स, दिस वाज रूल नंबर इफेक्ट नंबर 4, राइट? हालांकि टेक्नोलॉजी लाइन, जैसे कि रेलगाड़ी का प्रोडक्शन हुआ 1853 में, बॉम्बे और थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली। हाँ, इससे फायदा हुआ, लेकिन ये सिर्फ भारतीय, ऐसा नहीं था कि वो भारतीयों के लिए उनके मन में प्रेम उमड़ रहा था और वो चाहते थे कि भारतीय भी काफी डेवलप करे। नहीं, इंग्लैंड के जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह में जाने में सहूलियत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रेलवे का लेकर आए, रेलवे लाइन को बिछाया, उसी तरह से पोस्ट से टेलीग्राफ को शुरू किया। तो जो भी किया उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। हाँ, जैसे जैसे समय बीतता गया, उससे भारतीयों को भी उससे थोड़ा सा फायदा जरूर हुआ। ओके, अब यहां पर चलते हैं कि इन मेनी ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन, अब बिकॉज अगर आप किसी के ऊपर इस तरह से दबाव बनाते रहेंगे, तो होगा ये जरूर कि किसी ना किसी समय पर तो वो व्यक्ति उठकर कहेगा कि नो नो नो, नाउ नो मोर, बहुत हो गया, अब बस करो। और इसी तरह से कई सारे देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए, जैसे कि भारत में हुए, और 20th सेंचुरी के मिडिल तक, जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे देश आजाद हो गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ ये था कि यूरोप के जितने भी देश थे, उनको काफी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। अमेरिका बड़ा देश बन गया, रूस बड़ा देश बन गया, लेकिन ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे जो देश थे यूरोप में, वो कमजोर पड़ गए आर्थिक रूप में। तो जितनी भी उनकी बस्तियां थी, कॉलोनीज थी, वहां से उनको रवाना कर दिया गया, कि उनको बोला टाटा बाय बाय, अब तुम निकलो यहां से। ओके, लेकिन हम इस चैप्टर में, अब इसके बाद अभी हमने पूरी भूमिका समझ ली, ओके, इतिहास समझ लिया। अब हम आते हैं यूरोपी, जितने भी यूरोपी भारत में कब आए, क्यों आए, कैसे आए, और फिर क्या हुआ, ओके, उसके बारे में आगे की कहानी में समझेंगे। अब पहले के कई सदियों पहले ग्रीक और रोमन्स के साथ हमारा व्यापार वगैरह होता था, और किन 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 चीजों का व्यापार होता था? होता था मसालों का, कपास का, आइवरी का, यानी कि जैसे हाथी के दांत होते हैं ना आइवरी के, देन अलग अलग जेम्स का, सैंडलवुड का, टीक वुड का, और स्टील का, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। ओके, ये सारे थे जिनकी काफी डिमांड थी गल्फ के कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में। उसके बाद यूरोपीय देशों में वहां पर खबर पहुंचती गई, एक भारत
करके एक देश है जो कि काफी अमीर देश है, इसको ढूंढना पड़ेगा कि ये वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है। तो काफी सारे लोगों ने तलाश की कि अरे पहुंचा कैसे जाए ये भारत। तो देयर आर मेनी एक्सपीडिशंस, लेकिन भारत को यूरोप से पहुंचने के लिए पूरा अफ्रीका, जैसे आपको मैप मालूम है, यूरोप समवेयर यहां पर है, यहां पर आता है अफ्रीका और यहां पर आता है इंडिया। तो अगर यहां से किसी भी देश से, किसी भी यूरोपीय देश से अगर इंडिया की तरफ आना हो तो पूरा चक्कर लगाकर यहां से साउथ अफ्रीका से नीचे आकर फिर यहां पर आकर पहुंच सकते हैं। तो ये काफी लंबा रास्ता था। तो ये कई सारे लोगों को समुद्र के रास्ते नहीं पहुंच पाते थे, बिकॉज तब जानकारी भी नहीं थी कि एग्जैक्ट कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर आप ऊपर नहीं गए, सीधा निकल गए, तो आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये तकलीफ थी, राइट। तो किसी को मालूम नहीं था। और उस समय पर जैसे मैंने अभी कहा आपको, हिस्टोरिकल जो एंगस मैडिसन थे, उन्होंने कहा कि इंडिया कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/4, जो मैंने अभी आपको शशि थरूर की बुक से बताया, 1/4 यानी कि 23%, एग्जैक्टली नॉट 1/4, 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक देश या पूरा विश्व, उसका जीडीपी का क्या कहते हैं कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से कितना धन प्राप्त होता है, उसको वो उससे बनाया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे अभी भारत का एक नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हर स्टेट का अलग स्टेट जीडीपी होता है, एसजीडीपी कहते हैं। जैसे कि राजस्थान का ये एसजीडीपी है, कर्नाटक का ये एसजीडीपी है, उड़ीसा का ये एसजीडीपी है। तो उस तरह से तुलना की जाती है, राइट। तो भारत उस समय पर चीन के साथ सबसे बड़ा देश था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। और तब उस समय पर जितने भी यूरोपीय ट्रैवलर्स वगैरह जिन्होंने भी कहानियां सुनी थी, वो कहते थे दिस इज अ फ्लरिशिंग कंट्री, बिकॉज चीन से काफी सारे ट्रैवलर्स आए थे पहले, राइट। तो एज अ वेरी फ्लरिशिंग कंट्री, यानी कि काफी धनवान है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज है, कृषि काफी प्रधान है, और इसके साथ साथ उनके कई सारे ट्रेड रूट्स हैं, क्योंकि भारत का ये वाला जो तट था, यहां से उस तरफ फार ईस्ट में काफी ट्रेडिंग होती थी, इधर से खाड़ी के देशों में काफी ट्रेडिंग होती थी, ये जैसे गुजरात वगैरह से। तो इससे एक तरह से उनका जो ट्रेडिंग नेटवर्क था, जो कि हमने पहले के चोला किंगडम वगैरह के में भी देखा है, तो उनका काफी प्राइमरी रोल था एज एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग किंगडम्स। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले यहां पर कदम किसने रखा। सबसे पहले कदम यहां पर यूरोप से किसने रखा, वो था 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पोर्चुगल से आए थे। और इन्होंने कदम रखा कैलिकट, जिसका कि नाम अभी कोड़िकोड है, वहां उसके पास एक जगह कापाड़ नाम की एक जगह, मई 1498 में। ये डेट आपको जानना जरूरी है। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, राइट। So Vasco da Gama landed in Calicut, Kozhikode in May 1498. It began European colonization of India. तो आप देख रहे हैं पोर्चुगल की जो नावें हैं वो वहां पर पहुंची हैं, वो वहां के लोकल लोगों से मिल रही हैं। मैं आपको एक दिलचस्प छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है, इस किताब में है, आइवरी थ्रोन बाय मनु पिल्लई। ये पूरी नहीं पढ़ी है, काफी मोटी किताब है मैंने। तो शुरुआत के पन्नों में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब पोर्चुगल के वास्को डी गामा, जो कि नेविगेटर थे, एक्सप्लोरर थे, उन्होंने ये घोषणा की कि मैं भारत को ढूंढना चाहता हूं, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। तो पोर्चुगल के राजा ने कहा, अरे यार ये नहीं पहुंच पाएगा, अगर नाव में मैं कई सारे अच्छे लोगों को भेजूंगा, वो सारे मर जाएंगे समुद्र में ही, तो फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंट्रोडक्शन में देखता हूं और भी, ओके, सो दैट आई डोंट गेट एनी फैक्ट रॉन्ग। तो उन्होंने, पोर्चुगल के राजा का नाम था मैनुअल, किंग मैनुअल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिस्बन, पोर्चुगल की जो राजधानी है लिस्बन, वहां के जितने भी जेल में सबसे हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, उनका मानना था कि ये लोग मर भी जाए समुद्र में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इनको वास्को डी गामा के साथ भेज देता हूं, राइट। तो वास्को डी गामा जब भारत आए मई 1498 में, तो उनकी नाव में सवार कौन थे, पोर्चुगल के सबसे भयानक कैदी, क्रिमिनल्स। तो अचंभे की बात यह है, वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी अम्यूजिंग फैक्ट इज दिस, दैट द फर्स्ट यूरोपियन, सबसे पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के शोर्स पर कदम रखा, वो पोर्चुगल के सबसे भयानक कैदी थे, एक्चुअली क्रिमिनल्स हु केम विद वास्को डी गामा एंड सेट फुट ऑन इंडिया। बिकॉज जब वो पोर्चुगल, आई मीन कैलिकट पहुंचा,
अब उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे लोग क्या क्या करेंगे, किस तरह से उनकी तरफ बर्ताव करेंगे, कहीं आक्रमण तो नहीं करेंगे। तो उसने पहले कुछ कैदियों को भेजा। तो लिटरली एंड टेक्निकली स्पीकिंग द फर्स्ट पीपल टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल ये थे पोर्चुगल के जेल के कैदी। है ना दिलचस्प कहानी। इस तरह की कहानी अगर आप सुनेंगे और अपनी क्लास में बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ देखो इसको कुछ ज्यादा जानकारी है। और इस तरह की कहानियां अगर आप किसी पब्लिक इवेंट वगैरह में बात करेंगे तो भी लोगों को, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। जितनी अच्छी कहानियां आप बता पाएंगे उतना ही आपको ऑडियंस को आपकी बातों सुनने में दिलचस्पी रहेगी। ओके, तो ये रहा वास्को डी गामा की कहानी। ओके, तो ये वहां पर आए और पहले तो उनका आदर सत्कार हुआ, लेकिन वास्को डी गामा और उनके जो साथ में जो नाव बेसिकली क्रिमिनल्स थे तो वो थोड़े से एग्रेसिव थे, राइट। तो उससे जो वहां के जो राजा और जितने भी लोग थे उससे उनकी दोस्ती कुछ खास नहीं हुई। कुछ सालों बाद यानी कि 4 साल बाद वास्को डी गामा फिर से आए और इस बारी उन्होंने कई सारे भारतीय व्यापारियों को मारा, उनको कैद किया, उनको मौत के घाट उतार दिया और कैलिकट पर बमबारी भी की, राइट। कैलिकट यानी कि कोड़िकोड पर बमबारी भी की और उस पूरे इलाके पर कब्जा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी फितरत कैसी है। उनकी फितरत यह है कि पहले तो आए और आने के बाद अगर आपको कैसा लगेगा कि आपके घर कोई आए और आपके आपके घर पर कब्जा कर ले, आपको कैसा लगेगा। वही कुछ हाल हुआ कैलिकट में वास्को डी गामा द्वारा, राइट। तो इससे ही वहां के वास्को डी गामा कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, राइट। और इसके बाद उन्होंने गोवा पर भी कब्जा किया और गोवा पोर्चुगल के लोगों की राजधानी बनी, राइट। और कई साल तक, इनफैक्ट भारत की आजादी के बाद ही गोवा एक तरह से आजाद हुआ क्योंकि वो कई सालों तक वहां की कॉलोनी बनी रही। तो पोर्चुगीज ने एक सिस्टम को फॉलो किया जिसको कि कहते हैं कारतास। ओके, ये इसको कहते हैं कारतास, यानी कि जितने भी जहाज अरेबियन सी, जितने भी जहाज अरेबियन सी में वहां पर जाती हैं उनको पोर्चुगीज परमिट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, इस बात को जरा समझो। आप पर आके कहे कि आपका घर है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने घर के बाहर जाना है, नीचे जाकर मार्केट में जाना है या अपनी गाड़ी को निकालना है, तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई इस तरह से कहे कि तुम आए हो बाहर से, तुम यहां पर हमारे ऊपर आक्रमण करते हो, तुम हमारे पानी पर कब्जा जमाते हो और कहते हो कि अब हमको इस समुद्र में घुसना है, वहां पर व्यापार करना है, कि तो तुमको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किस तरह का है, लेकिन यही हुआ पोर्चुगल द्वारा। तो उन्होंने ये कारतास, और इसके ऊपर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोई भी to requiring all ships in the Arabian Sea to purchase Portuguese permits for navigation। तो आपको उनके पोर्चुगीज परमिट्स को खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप वहां पर सवारी कर सकते हैं अपने जहाज, अपनी नाव द्वारा, राइट। और जो जिनके पास भी परमिट नहीं था उनके नावों को, जहाजों को उन पर कब्जा कर दिया जाता था। दिस नेवल डोमिनेंस यानी कि उनकी जो नौसेना का जो एक शक्ति थी, उससे क्या हुआ, जितने भी मसालों का ट्रेड था, व्यापार था भारत और यूरोप के बीच में, वो पूरी तरह से पोर्चुगीज के तहत आ गया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डोमिनेट किया। यहां पर एक और चीज है जिसको कि 7th क्लास में एक चैप्टर है रानी अब्बक्का के बारे में, जो कि उलाल कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक का एक सी साइड टाउन है, छोटा सा एक शहर है, मैं गया हुआ वहां पर। तो वहां पर रानी अब्बक्का का राज था। उन्होंने पोर्चुगीज को हराया, उनके किले पर कब्जा किया और उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि मैं उल्लाल पर इनका कब्जा होने नहीं दूंगी। तो पोर्चुगीज को हार का सामना भी करना पड़ा उल्लाल में, लेकिन बाकी जगहों पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, खासतौर से गोवा में। ओके, इसके साथ साथ, और इस चीज को, रानी अब्बक्का की इस कहानी को अभी भी यक्षगाना, जो कि कर्नाटक का एक काफी प्रसिद्ध डांस फॉर्म है, नृत्य शैली है, उसमें उनकी कहानियों को भी बताया जाता है। ओके, दूसरी एक और बात की, पोर्चुगीज ने एक तरह से रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि धार्मिक रूप से लोगों को टारगेट करना शुरू किया। अब ये जो एक है, ये वहां का एक इंस्क्रिप्शन है कि वास्को डी गामा लैंडेड हियर कड़व मींस इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेफरिंग टू द सी इन द ईयर 1498। इनफैक्ट माय फादर, उन्होंने अपने बचपन के दिन काफी कैलिकट में बिताए हैं, तो वो हमेशा बताते थे वहां पे कप्पड़ बीच में आपको ये शिला मिलेगी। तो ये इंक्विजिशन होती क्या है? इंक्विजिशन बेसिकली क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि बिल्कुल रिजिड, द मेन कैथोलिक चर्च है। अब
उसमें होता यह था कि कोई भी दूसरा धर्म का व्यक्ति, ओके, दूसरा धर्म का व्यक्ति जो कि क्रिश्चियनी, जो कि रोमन कैथोलिसिज्म को नहीं मानता है या उसके खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ आप किसी तरह का केस चला सकते हैं, राइट। तो गोवा में दे एस्टैब्लिश द इंक्विजिशन इन द ईयर 1560। तो उसमें उसके तहत हिंदुओं को, मुसलमानों को, जूस को और जितने भी क्रिश्चियन कन्वर्ट थे, जैसे कि कोई हिंदू हुआ, उसने क्रिश्चियनिटी में बदलाव कर लिया, लेकिन वो चोरी चोरी चुपके चुपके वापस अपने ओरिजिनल रिलीजन को भी फॉलो करता है, मंदिर या मस्जिद में अभी भी जाता है, तो उसको भी एक तरह से दंड दिया जाता था। तो इसको कहते थे इंक्विजिशन। तो इससे काफी लोगों को तकलीफ भी हुई। ये यूरोप में भी किया जाता था और यहां पर गोवा में भी इसको एस्टैब्लिश किया गया। इस पर भी आपसे 2 मार्क का प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, तो इससे एक तरह से लोगों को लगा कि अरे यार, अगर मैं हिंदू रहता हूं, मुसलमान रहता हूं, तो मुझे काफी तकलीफ होती है, तो क्यों ना मैं ईसाई धर्म में बदलाव कर दूं। तो इस तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन्स होने लगे कि जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया गया। ओके, और इसके साथ साथ कई सारे जो हिंदू मंदिर थे, राइट, उनको भी ध्वस्त किया गया, उनको भी नष्ट किया गया, और वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसको भी एक तरह से काफी तकलीफ उनको दी गई। ये गोवा का जो इंक्विजिशन था 1812, उतने साल, तकरीबन 250 साल के बाद ही उसको पूरी तरह से हटाया गया। अब हम आते हैं डच की तरफ। पोर्चुगीज और ब्रिटिश के मुकाबले डच और फ्रांस का रोल थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, उसके बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं। ओके, एक मिनट। आई होप ये कहानी सुनने में मजा आ रहा है। ओके, नाउ जहां तक डच का सवाल था, वो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में आए, लेकिन पोर्चुगीज और डच में डिफरेंस ये था कि डच सिर्फ अपने व्यापार का दबदबा बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, तो उसमें हमको दिलचस्पी है, और खास तौर से मसालों के ट्रेड में। आप देख सकते हैं सभी को मसालों में काफी दिलचस्पी थी, तो उन्होंने एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ओके, और इसके ट्रेडिंग पोर्ट्स कहां पर बनाए? सूरत में बनाए, गुजरात में भारूच, कोची जो कि केरल में है, राइट, और ईस्टर्न साइड में, यानी कि अगर आप ऐसे देखें तो यहां पर हो गया आपका सूरत भारूच, यहां पर हो गया आपका कोची, यहां पर हो गया आपका नागपट्टनम, और यहां पर हो गया आपका मसूलीपट्टनम, जिसको कि मछलीपट्टनम कहते हैं। मछलीपट्टनम विजयवाड़ा से थोड़ा सा तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ा नीचे है, राइट। काफी समय मैंने वहां पर बिताया है, कोस्टल टाउन है, वहां पर एक बड़ा सा लाइट हाउस है। नागपट्टनम जो कि सुनामी में काफी ध्वस्त हो गया था 2004 दिसंबर में, नागपट्टनम कडलोर, तो वो तमिलनाडु के तट पर यहां पर पड़ता है, राइट। तो ये उनके अलग अलग ट्रेडिंग पोस्ट बन गए, तो यहां से वो मसालों का व्यापार काफी करते थे। इसके साथ साथ जो केरल का जो मालाबार रीजन था, कैलिकट मालाबार रीजन में पड़ता है, जो अगर ये केरल है तो उसका जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं मालाबार रीजन, बीच के पोर्शन को सेंट्रल केरला कहते हैं, नीचे वाले रीजन को ट्रावनकोर रीजन कहते हैं, TRAVAN, क्योंकि वो ट्रावनकोर महाराजा के अधीन वो पूरा राज्य था, ये वाला इलाका, राइट। तो यहां मलाबार रीजन में भी उन्होंने काफी पोर्चुगीज को उन्होंने खदेड़ दिया, और वहां पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तो बेसिकली वो व्यापार में उनकी काफी दिलचस्पी थी। लेकिन हुआ ये, अब इस चित्र को देखिए, यहां पर ये हुआ कि ट्रावनकोर के महाराजा ने डच को हरा दिया था, राइट। तो यहां पर इसीलिए सरेंडर की को एक तरह से दर्शाया गया है। सो द डच प्रेजेंस इन इंडिया वाज अल्टीमेटली लिमिटेड, और वो बैटल ऑफ कोलेचल हुआ 1741 में, जहां पर ट्रावनकोर के महाराजा की सेना ने डच की सेना को हरा दिया, भूमि पर भी और समुद्र में भी। और ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जबकि एक एशियाई शक्ति ने एक यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को हरा दिया। तो बैटल ऑफ कोलेचल, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ कोलेचल, मैं इन सभी चैप्टर्स के ऊपर इंडिविजुअल टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा अपने वेबसाइट पर, लेकिन पूरा सिलेबस होने के बाद, राइट। तो बैटल ऑफ कोलेचल जो था उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी प्रमुख भूमिका क्या थी, इसके बारे में भी आपसे 2 या 3 मार्क का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं फ्रांस के लोगों की तरफ कि उनकी क्या भूमिका थी। उनकी भी आशा थी कि हम भी ज्यादा से ज्यादा बस्तियां जमाएं, कॉलोनीज जमाएं,
और वो भारत थोड़ी देर बाद आए, वो भी सूरत के रूट से आए, और उसके बाद उन्होंने पौंडीचेरी की तरफ निकल गए, जो कि तमिलनाडु के थोड़े से दक्षिण भाग में पड़ता है, और वहां पर उन्होंने अपने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, राइट। तो वहां के एक गवर्नर जनरल थे, फ्रांस के एक गवर्नर जनरल थे, डुप्ले। ओके, तो उन्होंने कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए जिससे कि फ्रांस का दबदबा और बढ़ जाए भारत में, राइट। क्योंकि उसके चलते वो चाहते थे अगर मुझे शक्तिशाली बनना है भारत में, तो मुझे भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कई सारे भारतीयों को ट्रेनिंग दी कि आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, आप हमारे यहाँ पर फ्रांस की सेना के तहत आप यहाँ पर सैनिक रहेंगे। तो उनको कहते थे सिपॉइस, उनको अलग अलग मिलिट्रीज की टेक्निक सिखाई गई। इसके साथ साथ डुप्ले ने एक और काम किया कि जो भारतीय जो शासक थे, जिनके के छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको एक तरह से अपने अंगूठे के नीचे रखा, उनके ऊपर कंट्रोल किया, और जहां भी होता था उनके जो विवाद होते थे उसमें इंटरफेयर करते थे, राइट। तो एक तरह से इनडायरेक्टली उनका रोल बन जाता था कि मेरे कहने के बिना आप कोई भी कदम नहीं उठा सकते। हाँ, आप राजा बने रहेंगे, लेकिन असली शासन मेरा चलेगा। सो डुप्ले जो बाद में ब्रिटिश करते थे, फ्रेंच का जो डुप्ले गवर्नर जनरल था, उसने भी वही काम किया। इसके साथ साथ अब फ्रांस चूंकि साउथ इंडिया में पौंडीचेरी के आसपास काफी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ा रहा था। अब ब्रिटेन को लगा कि ये थोड़ा सी खतरे की घंटी बढ़ सकती है। ओके, तो ब्रिटेन ने क्या किया? सो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, जिसको कि कहते हैं कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक म्यूजिक जैसा शब्द है ना, उसी तरह से कर्नाटिक वॉर्स बिटवीन 1746 एंड 1763, a series of conflicts between Britain and France, right? तो इनिशियल सक्सेस अंडर डुप्ले, पहले तो उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया, किसने? फ्रांस ने, राइट। लेकिन बाद में उनकी हार हुई ब्रिटिश, और उनकी कॉलोनी सिर्फ रह गई पौंडीचेरी में। आज की तारीख में भी अगर आप पौंडीचेरी, जिसको कि अभी पुदुचेरी कहते हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर कई सारे फ्रेंच आर्किटेक्चर को देखने को मिलेगा, क्योंकि पुदुचेरी कई सालों तक फ्रांस की कॉलोनी रही। तो फ्रांस का काफी एक तरह से आर्किटेक्चर, जिस तरह की बिल्डिंग वगैरह है, लेआउट वगैरह है, वो काफी हद तक फ्रांस को रिजेंबल करता है। ओके, जैसे डच थे और जैसे पोर्चुगीज नहीं थे, उसी तरह से जो फ्रेंच की जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने ज्यादा धार्मिक बातों पर वगैरह पर, जैसे पोर्चुगल काफी इंटरफेयर करते थे, डच नहीं करते थे, उसी तरह से फ्रेंच के लोगों ने भी ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ एक इंस्टेंस पे किया था। वो ये हुआ था कि पौंडीचेरी का जो वेद पुरुषवरण मंदिर था, उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि वहां के जो कुछ पंडित थे, जो ईसाई पंडित थे, उन्होंने इस बात की मांग की, डुप्ले की खुद की पत्नी ने मांग की, क्योंकि वो ईसाई धर्म को एक तरह से वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहती थी, उसके डोमिनेंस को एक तरह से बताना चाहती थी। लेकिन उसके अलावा फ्रेंच लोगों ने किसी भी तरह से सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बातों में किसी तरह का दखल नहीं किया, और वो बेसिकली व्यापार के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया। ये एक मैप है। ओके, अब आते हैं हम ब्रिटिश के, बिकॉज ब्रिटिश में हमको ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, राइट। तो ब्रिटिश के बारे में हम ज्यादा विस्तार से इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर्स में भी, मतलब कि अगली क्लास वगैरह में भी पढ़ेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया? तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं। तो सबसे पहले, हालांकि एक व्यक्ति 16th सेंचुरी में भी आया था, लेकिन जो पहला एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन जो भारत में आया, वो था विलियम हॉकिंस इन द ईयर 1608, और ये आया और लैंड किया सूरत में 1608। आप देख सकते हैं ना, कई लोगों का एंट्री पॉइंट सूरत था, राइट। अगले साल यानी कि 1609 में उसकी मुलाकात हुई बादशाह जहांगीर से, जो कि अकबर के बेटे थे। उनको मिलने के लिए वो गया आगरा। तो आगरा में जहांगीर इनसे मिलकर काफी खुश हुआ, उन्होंने इसका नाम रख दिया इंग्लिश खान। और हॉकिंस एक खत लेकर आया था किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड से, कहने के लिए कि हमको यहाँ पर व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग पोर्ट्स भी आपकी सहूलियत दीजिए, हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए आया था। लेकिन हुआ यह कि जहांगीर, हालांकि उसने टाइटल तो दिया इंग्लिश खान, लेकिन जहांगीर को यह भी मालूम था कि कई सारे पोर्चुगीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, तो उसको मालूम था कि इनके बीच में गड़बड़ी हो सकती है। तो उसने हॉकिंस को कहा कि मैं आपको पूरी तरह से व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।
तो इससे हुआ ये कि हॉकिंस ने इस बात को सोचा कि जब तक मैं इन पोर्चुगीज को यहां से बाहर नहीं निकालूंगा, मेरा यहां पर कुछ नहीं चलेगा, राइट। तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उंगली टेढ़ी करने के लिए 1612 में सूरत के पास उनके बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश ने पोर्चुगीज को उस युद्ध में हरा दिया। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, समुद्र के पास, सूरत के पास जो समुद्र है, वहां पर यह युद्ध हुआ और वहां पर उन्होंने उनको हरा दिया। उसके बाद ब्रिटिश का एक तरह से यहां पर दबदबा हो गया। ओके, तो पहले तो कहने का मतलब यह है कि ये पहले आए थे व्यापारी बनने के लिए, पहले आए थे व्यापारी बनने के लिए, पहले आए थे व्यापारी बनने के लिए अंग्रेज, और उसके बाद पूरी तरह से यहां पर कंट्रोल जमाने लगे। इसलिए 200 साल तक उन्होंने भारत के ऊपर राज किया और काफी ग्रेजुअल, धीरे से, काफी एक तरह से चतुराई से उन्होंने भारत के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पहले तो कहा कि हम तो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मिलिट्री को भी काफी शक्तिशाली बनाकर यहां पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो जो इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक तरह से स्पेशल पावर्स भी दी थी कि आप अपनी प्राइवेट सेना भी बना सकते हैं, राइट। तो पहले तो उन्होंने कहा तो हम व्यापारी बनेंगे, लेकिन बाद में एक एक जगह पर, छोटी छोटी जगह पर वो अपना कब्जा जमाने लगे, उनका जो डोमिनेंस था उसको एस्टैब्लिश करने लगे। तो शुरुआत की उन्होंने सूरत से, वहां से चले गए मद्रास जो कि आज का चेन्नई है, बॉम्बे जो कि आज का मुंबई है, कलकत्ता जो कि आज का कोलकाता है। तो पहले वहां के जो लोकल जो शासक थे, उनको लगा कि हाँ, व्यापार होगा तो अच्छा ही है ना, हमारे यहाँ के जो गुड्स है उनको भी बेचने का मौका मिलेगा, तो अच्छा है, इसमें बुराई क्या है। तो आओ, उनका आदर सत्कार किया। लेकिन उसके साथ साथ, व्यापार के साथ साथ, उन्होंने यहां पर अपना अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। वो गेम कौन सा था, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, राइट। पहला गेम था डिवाइड एंड रूल, कि आप इन भारतीयों के बीच में फूट डालो और इस फूट का फायदा उठाकर इनके ऊपर राज करो। इसको कहते हैं द पॉलिसी ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का कहने का मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी व्यापारी थे या उनके जितने भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक तरह से वहां के शासकों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने लगे। व्यापारी थे, लेकिन एक तरह से संबंध बनाने लगे, ना केवल शासक के साथ, शासक के दरबार में जितने भी अलग अलग लोग थे, उन सभी के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो इससे फायदा ये हुआ, उनको अंदर की बातें पता चलने लगी। ओ, इस शासक को ये वाला मंत्री पसंद नहीं करता है, ये वाला सेनापति पसंद नहीं करता है, ये उससे किसी बात पर क्रोधित है, ये किसी बात पर उससे गुस्सा है, तो इसका फायदा मैं उठा सकता हूं, इस पर मैं और उंगली चला सकता हूं, ताकि इनके बीच की दूरी बढ़े और इस दूरी का फायदा मैं उठा सकूं। डिवाइड एंड रूल, समझ में आ गई बात। तो एक तरह से दे वुड प्ले ऑन राइवलरीज। या ये हुआ, ये शासक इस राज्य पर है, लेकिन इसका पड़ोसी राजा जो है, इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, राइट। क्या बोलते हैं उसको, 36 का आंकड़ा है, तो इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। तो क्यों ना मैं इनकी दूरी को और भी बढ़ाऊं, ताकि ये दोनों लड़े। जब ये दोनों लड़े, इसका फायदा मुझे हो सकता है, क्योंकि दोनों का नुकसान होगा। हो सकता है कि ये दोनों मुझसे मदद मांगे, जब मुझसे मदद मांगे, मैं दोनों के साथ कोई ना कोई डील कर सकता हूं। तो अलग अलग, वेरी, जो जैसे कि चेस, शतरंज खेलते हैं ना, उस तरह की चाल अंग्रेजों ने चली, और इसके चलते कई सारे शासक कमजोर पड़ गए और फायदा अंग्रेजों को हुआ, राइट। सो ये पूरी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, राइट। इसके साथ साथ बाद में, ये तो पहले राजाओं और शासकों के साथ हुआ, बाद में जैसे जैसे अंग्रेज यहां पर अपना अपना ज्यादा से ज्यादा रूल करने लगे, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाइयां लड़वाई, अलग अलग जातियों के बीच में लड़ाइयां लड़वाई। तो जहां पर भी कोई भी डिफरेंसेस थे, और डिफरेंसेस तो होते ही हैं, राइट, पड़ोसी और पड़ोसी के बीच में डिफरेंस होते हैं, तो उसका फायदा अंग्रेजों ने हर कदम पर उठाया। और इसका एक बड़ा प्रमुख उदाहरण है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में लड़ा गया। अब इसमें हुआ यह था कि अंग्रेजों और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में यह लड़ाई हुई। नवाब ऑफ बंगाल का नाम था सिराजुद्दौला। ओके, ये नाम आपको जानना जरूरी है, राइट। और जो अंग्रेज थे,
उसकी उनका नेतृत्व कर रहे थे सर रॉबर्ट क्लाइव। ओके, नाउ रॉबर्ट क्लाइव की सेना इतनी मजबूत नहीं थी, नवाब की सेना ज्यादा मजबूत थी। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मैं आपको यहां पर बताता हूं। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उन्होंने जो नवाब के जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर जो कि सेनापति थे नवाब ऑफ बंगाल के, उनके साथ दोस्ती बढ़ा ली कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा, नवाब सिराजुद्दौला को हम हरा देते हैं, इसके बाद नवाब तुम बचाओगे। तो उनको इस बात का लालच दिया कि हाँ मैं नवाब बन सकता हूं। तो मीर जाफर ने क्या किया, उसने नवाब की सेना, नवाब ऑफ बंगाल यानी कि सिराजुद्दौला का साथ ना दिया, एक तरह से उनको धोखा दिया, और इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव वो युद्ध बैटल ऑफ प्लासी जीत गए। ये एक क्लासिक उदाहरण है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। और आज की तारीख में भी, आज की तारीख में भी अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको कहते हैं ये तो मीर जाफर है। तो मीर जाफर का नाम इतना बदनाम है कि उस सेनापति ने अपने स्वार्थ के लिए नवाब को धोखा दिया, इसीलिए कोई भी धोखा देता है तो उसका नाम मीर जाफर रखा जाता है, राइट। तो वो ऐसा हुआ, हालांकि सम फ्रेंच फोर्सेस हेल्प नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन चूंकि मीर जाफर अलग हो गया था तो नवाब की सेना में इतना दम नहीं था और रॉबर्ट क्लाइव ये बैटल जीत गया था। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलते हैं उसको, हैड टेस्टेड ब्लड, राइट। अब उनको लगा कि अब यही पॉलिसी हम पूरे देश में कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके एक गवर्नर जनरल, वहां पर गवर्नर जनरल को एस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलोजी, उन्होंने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कोई दूसरा राष्ट्र नहीं था, लेकिन उनका रवैया तो देखिए कि एक कंपनी होने के बावजूद वो इस तरह के कानून भी बना रहे थे जो कि सीधा का सीधा दखल कर रहे थे अलग अलग राज्यों के कार्य प्रणाली पर, राइट। तो उन्होंने कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया लॉर्ड डेलोजी ने। उसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोई शासक, ओके, उसकी कोई उसका उसका कोई लड़का नहीं है, राइट, नेचुरल मेल एयर, क्योंकि लड़की अगले शासक नहीं बन सकती, सिर्फ लड़का बन सकता है उस समय के रूल्स के मुताबिक, द पेट्रियार्कल सिस्टम की, जो राजकुमार होगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन अगर शासक का कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो इसका मतलब वो पूरा जो राज्य होगा वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा, ओके, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अगर शासक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अडॉप्ट कर लेता हूं, किसी को गोद लेता हूं, तो लॉर्ड डेलोजी ने कहा ये हम नहीं मानेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एडॉप्शन को एक तरह से कानून के तहत नहीं माना जाएगा, ओनली नेचुरल मेल एयर को ही माना जाएगा। तो इससे जैसे झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी राजधानी को, उनके प्रदेश को काफी हानि पहुंची इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, राइट। तो हालांकि काफी हिंदू धर्म में गोद भी लिया जाता था, लेकिन ये एक तरह से डायरेक्ट इंटरफेरेंस माना गया कि आप ज्यादा से ज्यादा सीधा दखल दे रहे हैं। तो in the Indian context, a princely state was a region that remained under the rule of an Indian prince, Maharaja or Nawab, which had accepted British protection or guidance in exchange for maintaining internal autonomy. अब हो दूसरी बात क्या हो रही थी, कई सारे जो राज्य थे वो ऐसे थे, वो थोड़े से कमजोर पड़ने लगे। जैसे कि अगर आप, मुझे मालूम नहीं है आपने मूवी देखी है लगान आमिर खान की, तो उसमें एक राजा है कुलभूषण खरबंदा, उनके राज्य में भी वो कमजोर राजा हैं, तो इसलिए वहां पर ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश सेना वहां पर तैनात है, उनकी जो देख रेख और उनका जितना भी खर्चा होता है वो महाराजा उठाता है, लेकिन ब्रिटिश सेना वहां पर तैनात होती है, तो एक तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल है, राइट। राजा सिर्फ नाम का राजा है लेकिन खर्चा वो करता है, लेकिन ये एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन राजा को अंग्रेजों की बात पूरी तरह से माननी पड़ती है। इसमें जैसे हैदराबाद हुआ, ट्रैवनकोर हुआ, मैसूर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, राइट। और इनफैक्ट जब भारत आजाद हुआ था तकरीबन 500 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंट्री, जिसमें से प्रमुख हैदराबाद थे, जूनागढ़ थे, कश्मीर वगैरह था, और कई सारे छोटे छोटे राज्य भी थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने कई सारे राज्यों पर कब्जा जमा लिया, जहां पर भी बेसिकली कोई भी राजकुमार नहीं था जो कि अगला राजा बन सके, वो वहां पर कब्जा कर सकते थे और इसकी कब्जा कर लेते थे। और ये एक प्रमुख कारण बना 1857 की पहली संग्राम के लिए। ओके, दूसरा एक और
पैंतरा जो लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल थे उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इंडियन रूलर्स विल हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन टेरिटरी। जो भी कैंटोनमेंट का इलाका था, अब जैसे हैदराबाद में है, जो सिकंदराबाद का जो कैंटोनमेंट का इलाका है, वो इलाका है जहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स तैनात होते थे। ब्रिटिश आर्मी निजाम ने उनको वहां पर भूमि दी थी और यहाँ पर सिकंदराबाद में कैंटोनमेंट में ब्रिटिश ट्रूप्स वर स्टेशन, राइट। तो उसका जो खर्चा था वो शासक उठाता था और उनकी जो मेंटेनेंस थी वो भी शासक को करनी पड़ती थी। उसके बदले में उसको सुरक्षा प्रदान होती थी, यानी कि कोई दूसरा राज्य उस राज्य पर हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो अंग्रेजों की सेना उसका सामना करेगी। लेकिन हुआ ये कि जितने भी जो भारतीय शासक थे, हैदराबाद में हो, मैसूर में हो, ट्रावनकोर में हो या कश्मीर में हो, उनका दबदबा कम हो गया। वो पूरी तरह से अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गए कि इनके चलते ही हमारा काम चलेगा। तो पहला ये हुआ 1798 में, हैदराबाद के निजाम ने वो साइन किया। इसके साथ साथ तो इससे हुआ ये कि अंग्रेज कई सारी टेरिटरीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पा रहे थे। नाम के वास्ते आपका भारतीय राजा है, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी। तो इसीलिए कहा जाता था एन एम्पायर ऑन द चीप, की काफी सस्ते में ये काम हो गया कि ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। डिवाइड एंड रूल किया, किसी तरह से दबाव डाला, उसके तहत आपने ये पूरे पूरे भारतीय इलाकों को एक तरह से कंट्रोल करना सीख लिया। तो काफी आसानी से और काफी सस्ते में आपने ब्रिटिश एम्पायर को स्थापित कर दिया। एंड वंस अगर एक राज्य एक इस सिस्टम के तहत आ जाता था, उसमें से बाहर निकलना वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह हो जाता था। उसमें से उसको बाहर निकलना बिल्कुल असंभव हो जाता था, क्योंकि तब उसको ब्रिटिश की सेना यानी कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेना का सामना भी करना पड़ता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक की कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है। ये दिलचस्प भी लगे, क्योंकि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह के पैंतरे लगाए होंगे उस समय पर अंग्रेजों ने, राइट। अब यहां पर हम पहला वीडियो यहां पॉज करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो पूरा स्वर्ग था उसको नरक कैसे बना दिया। जैसे शशि थरूर की किताब में है, 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी से तुम 3% पर लेकर आ गए और कहते हो कि हमारा फायदा करके गए। इसको फायदा नहीं कहते, इसको फायदा बिल्कुल नहीं कहते। तुमने सोने की चिड़िया को एक गरीब देश बनाकर छोड़ दिया, पूरा यहां से लूट कर ले गए। ओके, तो ये हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा कि और भी ज्यादा वीडियोस हम यहां पर चैनल पर बना सके, ताकि आपको मुफ्त में ये सारे वीडियोस देखने को मिल जाए। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।